वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएस क्विक रिवीजन वीडियो का ये मेरा 5वां वीडियो है और ये आपके आने वाले 67th बीपीएससी सीडीपीओ में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं आज का सेशन। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो थोड़ा मैं स्पीड से करूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? हु अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया? तो ये जनरली जो फिक्स किया जाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। इसमें होता है क्या कि अगर ये बोने से पहले फिक्स किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये जनरली CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो कमीशन है ये रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? MSP फिक्स करेंगे। ये 2006 में स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंड किया था MSP मस्ट बी एटलीस्ट 50% मोर दैन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जिस फसल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 50% से ज़्यादा होना चाहिए, उस पर MSP मतलब उस रेट पे MSP होना चाहिए। और अभी तक में जो है CACP जो है रिकमेंड किया है कि 13 ऐसे कमोडिटी हो अंडर MSP के अंतर्गत आना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर फसल किसानों का बर्बाद हो जाता है तो इसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट क्या करेगी? किसान से वो फसल जो है खरीद लेगी। तो यही है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए नेक्स्ट है, भारत का स्वतंत्रता का अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट टू फ्रीडम इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है राइट टू फ्रीडम। तो ये जो मेंशन है 19 से 22 आर्टिकल 1922। 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट्स 6 तरह का हमको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। जैसे पहला है राइट टू इक्वलिटी जो 12 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम जो 1922 तक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि 23 से 24 तक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है कि 25 से 28 तक है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है 29 से 30 तक आर्टिकल में मेंशन है। और छठा जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो अब देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या होता है? अगर आपका मानवाधिकार या फंडामेंटल मूल अधिकार जो अगर हनन किया जा रहा है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? रिट्स जारी करेंगे अंडर द आर्टिकल ऑफ 32। एंड सिमिलर पावर होता है हाई कोर्ट का भी, ये सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स जारी करता है अंडर द आर्टिकल 32 एंड 226 के आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट क्या करेंगे? रिट्स जारी करेंगे। और ये रिट्स जारी करके क्या करेंगे? आपके अधिकार को रक्षा प्रदान करेंगे। तो याद रखिएगा। और ये देखिए, स्टार्टिंग में इसमें 7 तरह का फंडामेंटल राइट था, जो एक 31st आर्टिकल था जिसमें मेंशन था राइट टू प्रॉपर्टी। ये भी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता था, बट इसको हटा दिया गया है। और इसके अगेंस्ट में इसको हटाने के बाद एक आर्टिकल जुड़ गया हमारे संविधान में 300A। तो याद रखिएगा, ये हटा दिया गया है। अब 7 मूल अधिकार नहीं है हमारे, अब कितने हैं? 6 मूल अधिकार ही रह गए, एक हटा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था? व्हेन वाज द उर्दू गिवन द स्टेटस ऑफ सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन बिहार? तो देखिए, ये जो दिया गया था 1984 में दिया गया था, बट इसको एक बार आप लोग ना क्रॉस चेक करिएगा, इसमें थोड़ा डॉट है हमको। तो ये जो है 1984 के आसपास क्या हुआ था? द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला था उर्दू को। ठीक है, अगर हम बिहार की पार्टिकुलर बात करें तो यहाँ हिंदी बोलने वाले आदमी कितने हैं? 25.54% आदमी जो यहाँ हिंदी बोलते हैं। दूसरा है भोजपुरी जो 24.86% यहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है। तीसरा है मैथिली जो कि 12.55% मैथिली बोला जाता है। मगही 10.87%। और उर्दू की बात करें तो यहाँ पे 8.42% आदमी जो है उर्दू बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल कितना होता? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये जो होता है 6 साल का इसका कार्यकाल होता है, या फिर 65 ईयर तक होता है। तो ये याद रखिएगा, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसका 6 साल का कार्यकाल होता है। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो अभी करेंट में है वो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है। आर्टिकल 148 के तहत ये कंट्रोलर ऑडिटर के पोस्ट जो है उसका
डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये संविधान में मेंशन है। ठीक है, इसका मेनली पावर जो होता है ऑडिट करता है गवर्नमेंट की रिसीट और एक्सपेंडिचर को, ऑडिट करने का काम होता है इसको। और ये प्रधानमंत्री द्वारा या जो देश के प्राइम मिनिस्टर होगा वो क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, और अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट इसको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो याद रखिएगा अभी करंट का जो कैग है हमारे इंडिया के वो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात किसने वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। आफ्टर द punishment of Bal Gangadhar Tilak, who had advocated and said, as a scholar of Sanskrit, I am interested in Tilak। तो देखिए जब 1908 के आसपास तिलक साहब की जब गिरफ्तारी हुई तो जिन्ना साहब थे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, बट उनका क्या हो गया था, तब तक सज़ा मिल चुकी थी। ठीक है, तो इसमें जो एक मैक्स मूलर थे उन्होंने ही इसको क्या बोले थे कि एज ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत आई एम इंटरेस्टेड इन तिलक, मतलब जो विद्वान है इसीलिए उसको क्या है, तिलक में दिलचस्पी है। अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक का जो ओरिजिनल नाम है केशव गंगाधर तिलक थे इनका पुराना नाम या पहले वाला नाम। और ये जो है ब्रिटिश कॉलोनी के जो एक वैलेंटाइन चिरोल थे, इन्होंने कहा था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया था, मतलब तिलक को किसके द्वारा कहा गया था द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, तो ये कहा गया था वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी भी इनको कहे थे अबाउट द तिलक कि द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बनाने मेकर कौन है, तो तिलक साहब है, महात्मा गांधी ने इनको कहा थे। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, सबसे पहले स्लोगन इन्होंने ही दिया था, या इन्हीं का ये स्लोगन है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए थे 1890 में। केसरी एक न्यूज़पेपर चलाए थे मराठी में एंड मराठा चलाए थे अंग्रेजी में। ठीक है, अभी तक मतलब 2016 तक इनको 3 बार सज़ा हो चुकी थी, एक 1897 में, एक 1909 में और एक 1916 में। तो ये 1909 में जो हुआ था 6 साल का इनको सज़ा हुई थी। और इस टाइम में क्यों सज़ा हुई थी, अपने पत्रिका में ये केसरी था मराठा में, जो 1908 में आप सुने होंगे कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम विस्फोट किया था मुजफ्फरपुर में, उसी के सपोर्ट में कुछ आर्टिकल लिखे थे, उसी के तहत इसको गिरफ्तार करके इसको 6 साल के लिए बर्मा जेल भेज दिया गया था। और वहाँ पे इन्होंने एक बुक लिखा था गीता रहस्य। तो याद रखिएगा अभी तक 3 बार सेडिशन देशद्रोह के केस में ये अंदर जा चुके थे तिलक, 1897 में, 1909 में और 1916 में। ठीक है, होम रूल मूवमेंट के दरमियान भी ये गए थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में होम रूल मूवमेंट चलाने का श्रेय जो जाता है तिलक साहब को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो देखिए मगही भाषा जो अभी हम लोग देखें बिहार में बोले जाने वाली ये एक प्रसिद्ध भाषा है, तो इसमें जो प्रथम कवि माना जाता है ईशान को। ठीक है, ईशान को प्रथम मगही कवि माना जाता है। ये लैंग्वेज जो बिहार के कुछ पार्टों में बोला जाता है, जनरली ये उभर के आया कब, 1952 में, जब क्या हो गया, मगही परिषद पटना में इस्टेब्लिश हुआ। तो इस और इनके कुछ जर्नल भी चले, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ पत्रिका भी चले मगही नाम से, तब जाके ये भाषा फेमस हुई और प्रथम कवि माना जाता है किसको, ईशान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है मैथिली कवि विद्यापति किस भगवान के उपासक थे। तो आप जानते होंगे मैथिली कवि विद्यापति, इसका जन्म कहाँ हुआ था, बिस्फी में। बिस्फी में हुआ था, जो कि कहाँ पे, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। और विद्यापति जो 1380 के आसपास इनका जन्म हुआ था और 1460 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो भक्त थे लॉर्ड शिव भगवान थे, लॉर्ड शिव भगवान के ये क्या थे, उपासक थे। और इसको कवि कोकिल भी कहा जाता है। बिस्फी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ये पैदा हुए थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश्ड। तो देखिए रामकृष्ण मिशन का जो एस्टैब्लिश हुआ था 1 मई 1897 को, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। बेलूर मठ जो कि कहाँ पे है, बंगाल में है। स्वामी विवेकानंद कहिए या नरेंद्र दत्त कहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम ही क्या हुआ करता था, नरेंद्र दत्त हुआ करता था। ये एक बेसिकली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे, मूवमेंट थे। ठीक है, और जो किसके लिए बनाया गया था, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के कौन थे, गुरु थे, टीचर थे। ठीक है, अब देखिए 1893 की बात है, जब नरेंद्र दत्त, जिसको स्वामी विवेकानंद हम बोलते हैं, उनका नाम बाद में चेंज हो गया था, तो उन्होंने अटेंड किया था
वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, ये एक सम्मेलन हुआ था जो शिकागो में हुआ था यूएसए में। तो कब गया था? 1893 में। तो ये याद रखिएगा, ये पूछता है नरेंद्र दत्त कब गए थे शिकागो। तो ये धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो ये याद रखिएगा 1893 में गए थे। ठीक है। और 1 मई 1897 को ये क्या हो गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? हु रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसेकर। तो ये जो थे सी शंकर नैयर, जो साउथ से मालाबार कोस्ट में या केरल में इनका जन्म हुए थे इनका। तो इन्होंने ही क्या किया था? जालियांवाले को बाग के प्रोटेस्ट के व्यू से इन्होंने क्या किया था? वायसराय के कार्यकारी समिति से इन्होंने क्या कर दिया था? रिजाइन मार दिया था। तो और जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ कब का था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। और ये क्या हुआ था? 1915 में सेलेक्ट किया गया था उसको वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। और किस डिपार्टमेंट में थे? तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये संभाल रहे थे। तभी उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन मार दिया। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था गांधी एंड एनार्की। तो वो जो क्या किए थे, गांधी का जितना भी मेथड था उसको अपोज किए थे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो मतलब जितना भी चला चुके थे तभी तक। तो उन्होंने क्या किया था? अपोज किए थे। और बाद में बोला गया था कि इतना कुछ करने के बाद में ही क्या हुआ कि अपने लोगों को खून बहाना पड़ा इस मोमेंट में। तो ये गांधी जी के विरोध किए हुए थे। ठीक है। और ये बुक में जो यहाँ पे जनरल डायर के बारे में लिखे थे इसी बुक में, तो जनरल डायर ने मानहानि का केस दायर किया गया था इंग्लैंड में, और इसके खिलाफ वहाँ पे केस चला था। लेकिन फाइनली ये सी शंकर नैयर जो थे बाद में हार गए थे माइकल ओडायर से। इन्होंने मानहानि के केस फाइल किया था इसके अगेंस्ट में, क्योंकि ये सपोर्ट किए थे जालियांवाला बाग मैसेकर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्नों से कब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था? व्हेन वाज द हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय एफर्ट्स ऑफ द ईश्वरचंद विद्यासागर? तो ये जो किया गया था 1856 में। तो याद रखिएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से क्या हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था 1856 में। ये 1856 में एक एक्ट आया। उस टाइम का जो वायसराय हुआ करता था, वायसराय नहीं तो है, उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ करता था, कौन? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में इन्होंने लागू कर दिया गया। लेकिन पास हो गया, इम्प्लीमेंट हुआ था किसके? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ये हमारे इंडिया के फर्स्ट वायसराय रहे थे। ठीक है। अब देखिए इसको, ये विधवा पुनर्विवाह जब लॉ पास हो गया था तो पहला शादी जो हुआ था विधवा का नॉर्थ कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। इससे पहले सती प्रथा भी एबोलिश हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से। कब? 1829। एक सेकेंड ये 1829 है। सॉरी इसको याद रखिएगा। 1829 में क्या हो गया था? सती प्रथा का एबोलिशन किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज उले को अध्यक्ष चुना गया था? इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जॉर्ज उले वेयर द इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट? तो देखिए, जॉर्ज उले जो था हमारे पहले इंग्लिश थे जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। और ये चुना कब गया था? 1888 में। कौन से सेशन में? तो इलाहाबाद के सेशन में। और ये कौन सा था? चौथा सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो कोई भी अदर कंट्री के आदमी, या आप कह सकते हैं कि पहले अंग्रेज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो वो कौन थे? जॉर्ज उले। अगर पूछ दे कांग्रेस अधिवेशन जब 1885 में हुआ था गोकुल दास तेजपाल यूनिवर्सिटी बम्बई में, तब वहाँ पे कौन थे प्रेसिडेंट? वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चोल शासक राजा प्रथम द्वारा बनाया गया वृद्धेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? टू विच डाइटी इज द वृद्धेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय द चोला रूलर राजा फर्स्ट डेडिकेटेड? मतलब एक चोला किंगडम जो हुआ करता था उसके एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे जिसका नाम था राजा प्रथम। उन्होंने एक मंदिर बनाया जिस मंदिर का नाम क्या था? वृद्धेश्वर मंदिर। तो वो किस देवता को समर्पित किया गया था? तो ये समर्पित किया गया था लॉर्ड शिवा को, मतलब शिव जी को किया गया था। और विजया चोला जो थे, विजया चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे। और ये डायनेस्टी श्रीलंका म्यांमार इस सब में फैले हुए थे। और इनके पास नेवल पावर भी था, मतलब कि नेवी आर्मी भी इसके पास हुआ करता था। और ये मंदिर जो बनाया गया था कहाँ बनाया गया था? वृद्धेश्वरा टेम्पल। तो ये बनाया गया था
एक सेकेंड जी, हाँ, तो ये बनाया गया था तंजावुर में। तो याद रखिएगा, बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पे, तंजावुर तमिलनाडु में। और ये किसको डेडिकेट किया गया है, लॉर्ड शिवा को। किसके द्वारा बनाया गया था, राजा राजा प्रथम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हु प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ पैसिव रेसिस्टेंट। तो इन्होंने किया था, तो ये थे अरबिंदो घोष। बेसिकली इट वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल। ये क्या हुआ करता था, एक आर्टिकल हुआ करता था जिसको अरबिंदो घोष छापते थे। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया पैसिव रेसिस्टेंस। अरबिंदो घोष जो थे एक नेशनलिस्ट भी थे, पोइट भी थे और फिलोसफर भी थे। ठीक है, इनका कुछ जर्नल है जो न्यू पेपर वंदे मातरम, एक पेपर इन्होंने चलाया हुआ था। ठीक है, अगर लिटरेसी वर्क की बात करें तो लाइफ डिवाइन इसके द्वारा लिखा गया था। तो जो फिलोसफिकल बुक है जो किसके बारे में बताता है, योगा के बारे में। और अलीपुर कंस्पेरेसी हुआ था, बम विस्फोट हुआ था, उसमें मेन अभियुक्त किसको बनाया गया था, तो ये बनाया गया था अरबिंदो घोष को। तो अलीपुर कंस्पेरेसी कहाँ पे हुआ था, बेसिकली बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोई विधेय धन विधेय है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता, हु डिसाइडेड दैट बिल इज नॉट अ मनी बिल। मतलब ये हुआ, सॉरी इसमें कुछ मिस है, तो कौन डिसाइड करता है कि कोई भी बिल धन विधेय है या नहीं, ये कौन निर्णय करता। तो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा का जो स्पीकर है वही डिसाइड करेंगे ये बिल मनी बिल है या नहीं। मनी बिल का जो डिफिनेशन दिया गया है आर्टिकल 110 में। और अभी अब बात करें हम लोकसभा की, तो लोकसभा का जो 17वां लोकसभा चल रही है, तो इसके जो अभी स्पीकर है ओम बिरला साहब है। ठीक है, फर्स्ट लोकसभा जो 1952 में चला था उस टाइम के कौन थे स्पीकर, जीवी मालवेलकर थे, ये याद रखिएगा। और आर्टिकल 93 क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 93 कहता है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोकसभा हैज ए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। मतलब इसी आर्टिकल के अनुसार हमारे लोकसभा में क्या होता है, एक स्पीकर होता है। और 110 अनुच्छेद क्या डिफाइन करता है, मनी बिल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत आयोजन करने का निर्देश देता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द ग्राम पंचायत। तो ये जो दिया जाता है आर्टिकल 14 के तहत, और ये किस में आता है, डीपीएसपी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसी में लिखा हुआ अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, सॉरी अनुच्छेद 40 में लिखा हो गया ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, और उसको लागू करने का। और ये जो है सबसे पहले याद रखिएगा, ये डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब होता है अगर इसमें कुछ चीज़ का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और यही अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये क्या होता है, जस्टिसेबल होता है। अगर फंडामेंटल राइट आपका हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे कि आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी करेगा जो आपके मानवाधिकार को हनन होने से बचाएगा। और यही हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट 226 के तहत, अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स जारी करता है तो आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, 226। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लोकसभा के अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, अंडर व्हिच आर्टिकल डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट। अब देखिए, अनुच्छेद 100 मतलब आर्टिकल 100 के तहत कोई भी स्पीकर जो है अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। अब कास्टिंग वोट होता क्या है, जब कोई भी बिल पास करना होता है और वोटिंग क्या होता है, टाई हो जाता है, बराबर हो जाता है, मतलब हाँ के पक्ष में भी 50 और ना के पक्ष में भी 50 होता है, तो उस केस में स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या करेंगे, कास्टिंग वोट का प्रयोग करेंगे। और कास्टिंग वोट का प्रयोग जिस तरफ कर देंगे तो वही उसका क्या होगा, निर्णय हो जाएगा। तो मान लीजिए ये कह सकते हैं ये निर्णायक वोट होता है कास्टिंग वोट, जो किसके पास होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 100 क्लॉज 1 में ये बात लिखा हुआ है कि लोकसभा के स्पीकर कास्टिंग वोट डाल सकते हैं आर्टिकल 100 के तहत। ठीक, चलिए नेक्स्ट। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संविधान संशोधन से में हटाया गया, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अब देखिए पहले जो था, अगर हम ये देखिए पहले ये आंसर देख लीजिए, आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया हमारे संवैधानिक अधिकार से। और देखिए फंडामेंटल राइट जो हुआ करता था
हमारे संविधान में 7 गो हुआ करता था, लेकिन अब कितने बचा है? अब फंडामेंटल राइट वर्तमान में 6 ही बचा है, क्योंकि एक राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ये कब हटाया गया था? 1978 में। उस टाइम में मोरारजी देसाई क्या थे? हमारे देश के पीएम थे। और आर्टिकल 31 जो रिलेटेड है क्या? राइट टू प्रॉपर्टी से, इसको हटा करके संविधान में एक आर्टिकल को जोड़ दिया गया जो 300A है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती प्रोजेक्ट एंड सलाल प्रोजेक्ट आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो ये जो है रिवर चेनाब पे, चिनाब रिवर पे अवस्थित है, और इसका इंस्टॉल कैपेसिटी है 390 मेगावाट। ठीक है, मतलब 390 गुने 10⁶ वाट, इतना कैपेसिटी है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, और किस नदी पे? चेनाब रिवर पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? व्हेन वाज द लाला हरदयाल एस्टैब्लिश गदर पार्टी इन यूएसए? तो यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था 1 नवंबर 1913 को। तो याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को क्या किए थे? गदर पार्टी की स्थापना किए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये सीरीज़ अच्छा लगता है, तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।